ये पतंजलि योगपीठ आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं ना कितना बड़ा है। ये हमारा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है, ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट है, पतंजलि अनुसंधान संस्थान भी जिसको कहा जाता है, जिसका शुभारंभ मोदी जी ने किया। और 2011 में भी जो हमने आंदोलन किया, उसी आंदोलन में मोदी जी को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिया था। और आज यदि देश में एक राष्ट्रभक्त सरकार है तो उसके मूल में भी पतंजलि के करोड़ों कार्यकर्ताओं का तप है। ये अलग अलग प्रकार की लैब बनी हुई हैं। पतंजलि में कितनी सेवाएं चलती हैं वो तो मैं आपको इस 1 घंटे में तो नहीं बता पाऊंगा, आपको परिचय करवा देता हूं, फिर आप जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप सीखते रहेंगे। ये पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास है, गाय की सेवा, उत्तरकाशी की गायों का गौमूत्र खरीदा जाता है, गाय को बचाने का काम किया जा रहा है, गाय की नस्ल सुधार का काम किया जा रहा है कि गाय, विदेशी गाय को देसी बनाने का काम पतंजलि के माध्यम से होगा। अब आपके मन में आएगा कि विदेशी को देसी कैसे बना सकते हैं, देशी का विदेशी कैसे हुआ था? देसी गाय की कोख में विदेशी बैल का सीमन डाला गया था, उससे अगली विलायती गाय पैदा हुई थी। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी गाय बोलते हैं, विलायती गाय बोलते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं। अब जर्सी गाय की कोख में यदि हम देसी गौ माता का स्त्री बीज लेकर और पुरुष बीज लेकर और उसका भ्रूण बनाकर उस विदेशी गाय की कोख में प्रत्यारोपित कर दें तो जो बछड़ी पैदा होगी वो देसी होगी कि विदेशी होगी? तो ये रिसर्च करने का काम भी पतंजलि योगपीठ कर रहा है। कुदरती खेती के ऊपर के बिना खाद के, बिना यूरिया के, गोबर गौमूत्र से कैसे खेती करें, इसके ऊपर रिसर्च का काम पतंजलि कर रहा है। और ये हमारी महिला पतंजलि योग समिति पूरे देश भर में सेवा का काम कर रही है। इसके बारे में हम आगे संगठन के बीच में जब चर्चा करेंगे तब करेंगे। पतंजलि केवल भारत में सेवा नहीं कर रहा, भारत के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी पतंजलि योगपीठ सेवा कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी दुनिया के लगभग 35 से अधिक देशों में खुद जा चुके, वहां पर योग के कार्यक्रम कर चुके और दुनिया के 200 देशों में सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, सीडीज के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी के योग आयुर्वेद के कार्यक्रम को फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं। इसी प्रकार से हमारे ट्रस्ट यूके में, यूएसए में, कनाडा में, नेपाल में, मॉरिशस में बने हुए हैं। वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है, मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, वहां पर ट्रस्ट बने हुए हैं, पतंजलि योगपीठ बना हुआ है। नेपाल के अंदर हमारी फैक्ट्री भी लगी हुई है जो वहां पर आयुर्वेद की औषधियां, जड़ी बूटियां बनाने का काम करती है। ये यूके के ट्रस्ट का फोटो आप देख रहे हैं, यूएसए का ट्रस्ट, कनाडा में, नेपाल में, मॉरिशस में, दुबई में, दक्षिण कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत से देशों में पूज्य स्वामी जी महाराज खुद जाकर योग सिखाया है। तो ये हमारे ट्रस्ट नेशनल और इंटरनेशनल। उसके बाद दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो प्रकल्प है, जो हमारे ट्रस्ट है उनकी तो बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, लेकिन देश के 600 जिलों में, देश के 5000 से अधिक तहसीलों में और देश के 2 लाख से अधिक गांवों में हमारा संगठन काम करता है। संगठन मतलब ऐसा समूह, ऐसा समान विचारधारा वाले लोगों का समूह जो एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, ऐसे समूह को संगठन कहा जाता है। तो जैसे आप यहां पर आए हैं तो आप क्या हैं? आप पतंजलि का संगठन है। आप सब योग शिक्षक हैं, आप सबकी एक मर्यादा है, एक सिद्धांत है, एक लक्ष्य है। आपका उद्देश्य है योग करवाना, योग करना और योग करवाना, गांव गांव तक योग पहुंचाना। ठीक है या गलत है? तो ऐसे हमारे संगठन पूरे देश भर में काम करते हैं। और संगठन कितना बड़ा है कि देश के 6,38,365 में लगभग 2 लाख गांवों में पतंजलि का संगठन सेवा का काम करता है। इतने बड़े परिवार से आप जुड़ने वाले हैं, इतना बड़ा दूसरा और कोई संगठन नहीं। राजनीतिक संगठन भी नहीं है। कांग्रेस को 70 साल हो गए, बीजेपी से लेकर दूसरी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें पार्टी का संगठन नहीं होता। पार्टी के तो कुछ लोग होते हैं, बाकी एमएलए एमपी के लोग होते हैं जो बदलते रहते हैं और उनका कोई निर्धारित प्रकल्प खांचा नहीं होता। लोग स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, नौकरी, ठेका, कोटा, परमिट ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं होता है तो भी छोड़ देते हैं, नहीं होता है तो नाराज होकर छोड़ देते हैं, हो जाता है तो क्या अपना काम हो गया, हम क्यों राजनीति
राजनीतिक पार्टी के लिए काम करें तो भी छोड़ देते हैं। तो हमारे संगठन है पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान। अच्छा, महिला पतंजलि योग समिति का काम क्या है? दोनों का काम है घर घर तक योग को पहुंचाना। महिला पतंजलि योग समिति महिलाओं और बच्चों के बीच में विशेष रूप से छोटे बच्चों को संस्कार देना और महिलाओं को योगी बनाना, निरोगी बनाना, उपयोगी बनाना। पतंजलि योग समिति समाज के गांव-गांव तक, घर-घर तक योग पहुंचाना। भारत स्वाभिमान आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान, अभी समाज के अंदर योग को पहुंचाने का काम पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान मिलकर कर रहे हैं भाइयों के बीच में। युवा भारत, जो युवा है, देखिए 12 से 18 वर्ष की एक आयु होती है। ये जो किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, इसमें व्यक्ति एक बार उसको टीवी के ऊपर जो ऐड दिखाई देता है, उसको टीवी में कुछ दिखाई देता है तो उसको अट्रैक्शन पैदा होता है, ग्लैमर पैदा होता है और देखा देखी वो प्रयोग करने की कोशिश करता है कि मैं एक बार शराब चख लूं, मैं एक बार सिगरेट पी लूं। ये फिल्म स्टार पीता है, ये स्पोर्ट्स स्टार पीता है, ये पेप्सी कोक, ये कोल्ड ड्रिंक मैं पी लूं, मैं ये करके देख लूं। ये नए प्रयोगों की उम्र है। तो इस उम्र में बच्चों को नशा मुक्त बनाना, बच्चों को योगी बनाना, बच्चों को अपने भारतीय परंपरागत व्यायाम के साथ जोड़ना, बच्चों को एक दिशा देना, उनको राष्ट्रभक्त बनाना, उनको निर्व्यसनी बनाना, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा युवा भारत काम कर रहा है। और पतंजलि किसान सेवा समिति इस देश में जो करोड़ों किसान हैं, उन किसानों को विषमुक्त खेती की ट्रेनिंग देने के लिए और किसानों को योग सिखाने के लिए पतंजलि किसान सेवा समिति सेवा का काम करता है। छठा हमारा संगठन है हमरू स्वाभिमान। हमारा जो हमरू स्वाभिमान संगठन है, इस भारत के अंदर पहाड़ी क्षेत्र में, देहरादून और उत्तराखंड में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, मेघालय में, असम में, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग के आसपास एक बड़ी संख्या ऐसे गोरखाली भाई बहनों की है जो गोरखाली बोलते हैं, जो नेपाली संस्कृति को मानते हैं, गोरखाली संस्कृति को मानते हैं। ऐसे लोगों के बीच में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को और बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमरू स्वाभिमान सेवा का काम करता है। और इसी प्रकार हमारा 7वां संगठन, क्योंकि एक सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है, सोशल मीडिया एक बड़ा काम करता है इस देश व समाज में। आज क्या मुद्दा बनेगा, किस चीज का ट्रेंड चलेगा, वो तय करने का काम सोशल मीडिया करता है। तो सोशल मीडिया से लोग योग का, आयुर्वेद का घर बैठे बैठे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से, जैसे योग का प्रचार, हम योग की कक्षा, एक तो फिजिकल योग की कक्षा लगाते हैं, योग के लाभ क्या क्या है उनको सोशल मीडिया से प्रचारित प्रसारित करने के लिए हमारा 7वां संगठन है सोशल मीडिया संगठन। संगठनों के कार्यक्रम होते हैं 500 व्यक्तियों के, 1000 व्यक्तियों के। ये जो हमारा शिविर है ना, ये तो बहुत छोटा शिविर है। छोटा इसलिए है कि अभी जो पतंजलि योग पीठ में जो बड़ा हॉल है, जो हमारे जो वहां पर 2000 कमरे बनाए हुए थे, जहां एक साथ 8 से 10,000 लोग ट्रेनिंग लेते थे, अभी वहां पर वेलनेस बना दिया है। कोरोना काल में, कोरोना काल में लोगों को बुलाना तो ठीक नहीं था, तो अभी हमारे पास स्थान नहीं है। लेकिन पतंजलि के पास इस देश में सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कार्यकर्ताओं के लिए कोई है तो वो पतंजलि के पास है। सबसे बड़ा योग भवन किसी के पास है तो पतंजलि के पास है। 5-5 लाख लोगों को एक साथ इकट्ठे करके योग करवाने का रिकॉर्ड यदि किसी के नाम है तो वो पतंजलि योगपीठ के नाम है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के नाम है। तो ऐसे पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान देश के 600 जिलों में, 5000 से अधिक तहसीलों में, 2 लाख से अधिक गांवों में काम करता है। युवा भारत संगठन, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरू स्वाभिमान, सोशल मीडिया संगठन। ये तो मैंने योग, आयुर्वेद और ट्रस्टों की बात की। अभी पतंजलि केवल योग और आयुर्वेद का काम नहीं करती। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सपना है कि हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को बदलें। तो उसके लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले पतंजलि गुरुकुलम के नाम से संस्था बनाई, जहां पर 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पूरी गीता याद करवा दी जाती है। आचार्य कुलम बनाया, जहां पर आधुनिक और प्राचीन दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जहां पर पढ़ने के बाद व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकता है। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र का हमारा संस्थान है, जहां पर बीएमएस और एमडी करवाकर वैद्य तैयार किए जाते हैं जो आयुर्वेद को बचाने का काम करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय
जिसका संचालन पूज्य साध्वी दीदी देवप्रिया जी करती हैं। उनके मार्गदर्शन में पतंजलि विश्वविद्यालय में योग की और प्राचीन भारतीय दर्शनों की, वेदों की पढ़ाई करवाई जाती है। जितनी हमारी प्राच्य विद्याएं हैं, प्राचीन काल का हमारा जितना ज्ञान विज्ञान है, उसको आगे बढ़ाने का काम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से होता है। और भारतीय शिक्षा बोर्ड एक ऐसा प्राइवेट बोर्ड है जिसको सरकार की पूरी मान्यता प्राप्त है, और जो देश के लाखों विद्यालयों को जोड़कर उनको ये नहीं पढ़ाएगा कि औरंगजेब का पिता कौन था, शाहजहां का पिता कौन था, जहांगीर का पिता कौन था, अकबर का पिता कौन था, बाबर का पिता कौन था, हुमायूं का पिता कौन था। मुगलों की 7 पीढ़ियां नहीं रटवाई जाएंगी, उनको भारत में रामकृष्ण और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा भारतीय शिक्षा बोर्ड आजादी के बाद पहली बार किसी संस्था ने बनाया है। पहली से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें बना दी गई हैं। अभी जो हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा में हमें पढ़ाकर क्या निकाला जाता है कि हमारे भारत में हमारे पूर्वज, सबसे पहले तो एक पिक्चर बनती है कि हमारे पूर्वज केवल हारते रहे, पराजित होते रहे, बाहर के आक्रमणकारी आते रहे और हमें लूटते रहे, हमें मारते रहे। तो बच्चे के मन से ही पहले ही उसको डरपोक बना दिया। और हमारे 1000 सालों के जो विदेशी आक्रमण का इतिहास है, इसी को भारत का इतिहास बता दिया। हमारे भारत का इतिहास तो लाखों साल पुराना है, भगवान राम और कृष्ण से भी पुराना भारत का इतिहास है। उनकी भी सैकड़ों पीढ़ियों का नाम मिलता है कि नहीं मिलता? तो ऐसे सही इतिहास को पढ़ाया जाएगा। ज्ञान विज्ञान के नाम पर हमें पढ़ाया गया कि भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी, अंग्रेज ज्ञान विज्ञान लेकर आए। ये मिथक तोड़ने का काम भी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हो सकता है। हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं कि भारत में जब पूरी दुनिया में कभी कहीं पर सर्जरी नहीं की जाती थी, तो उस समय नाक की प्लास्टिक सर्जरी करने का काम भारत में होता था। और अंग्रेज भारत में आए, भारत में आकर उन्होंने नाक की प्लास्टिक सर्जरी सीखी, और उस भारत में सीखने के बाद उन्होंने लंदन में प्लास्टिक सर्जरी की। और इसको प्रमाण के साथ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि केवल भाषण देना। उसका न्यूज़पेपर, उस पत्रिका में जो उस समय छपा 18वीं शताब्दी में, उसके फोटो के साथ ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में शामिल किया जा रहा है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि 10वीं क्लास तक हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम किसी विद्यालय की पुस्तक में पढ़ाया नहीं गया, और किसी क्लास में या किसी विद्यालय में बताया नहीं गया। जब एक एनआईसी कैंप में हम बंगाल में गए, एनसीसी के कैंप में, तो उसमें महाराष्ट्र के लोगों ने अपने कैंप के बाहर अंतिम दिन एक प्रतियोगिता होती है कि रंगोली बनाने की, अपने कैंप को सजाने की, तो एक फोटो बनाई हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो उस समय पता लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि भारत के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को नहीं जाने। तो हमारे सही इतिहास को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा। हमें यह बताया जाता है कि भारत के अंदर तो कोई पढ़ाई नहीं होती थी। भारत के अंदर तो अभी भी नालंदा के खंडर हैं, जहां आज से 1500 साल पहले जब पूरी दुनिया जंगलों में रहती थी, उस समय 10-10 हजार विद्यार्थियों का विद्यालय नहीं विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय भी आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा में चलता था। यह कभी पढ़ाया नहीं गया। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड हमारी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा के कुछ प्रकल्प हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ये हमारे सेवा के प्रकल्प हैं। अब ऐसे ही शिक्षा के साथ साथ हमारे चिकित्सा के कुछ प्रकल्प हैं। चिकित्सा के प्रकल्प कौन कौन से हैं? आरोग्य और वेलनेस के हमारे प्रकल्प हैं। इस देश को स्वस्थ बनाने के लिए पतंजलि वेलनेस फेज 2 में बना हुआ है, जहां 250 प्रकार की थेरेपी के साथ, योग के साथ, यज्ञ के साथ, पंचकर्म के साथ, षटकर्म के साथ, एक्यूप्रेशर के साथ, एक्यूपंक्चर के साथ, आहार चिकित्सा के साथ, नेचुरोपैथी के साथ, रक्त मोक्षण के साथ, पानी की, मिट्टी की, हवा की, लगभग 250 प्रकार की थेरेपी एक जगह दी जाती है। ऐसा पतंजलि वेलनेस हमारी आरोग्य और वेलनेस का एक बड़ा संस्थान है, जहां पर लगभग 1700 लोग एक साथ उपचार ले सकते हैं। 1700 बेड का, योग का, आयुर्वेद का हॉस्पिटल बनाया गया है। योग ग्राम आपको जाने का अवसर मिलेगा, बहुत सुंदर योग ग्राम बनाया हुआ है, निरामयम बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि राजाजी नेशनल पार्क के पास जंगल में इससे सुंदर और कोई जगह नहीं हो सकती। पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल
पतंजलि वेदा लाइफ, पतंजलि वेलनेस। और इस देश में जहां आप रहते हैं वहां 600 जिलों में और 2000 से ज्यादा तहसीलों में हमारे 2500 से ज्यादा पतंजलि चिकित्सालय काम करते हैं, जहां पर आप जाकर निशुल्क वैद्य से परामर्श ले सकते हैं। एलोपैथी में आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो 500 रुपए की आपको ओपीडी की स्लिप कटवानी पड़ेगी। पतंजलि ने हर जिले और हर तहसील में आयुर्वेद के एक वैद्य को प्रशिक्षण देकर बिठाया है और वो बिना किसी ओपीडी की स्लिप के निशुल्क आपको चिकित्सा का और योग का परामर्श देता है। अब जैसे ये चिकित्सा के संस्थान है, ऐसे ही स्वदेशी के जब पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने सबसे पहले दवाइयां बनानी शुरू की तो दिव्य फार्मेसी एक संस्था बनाई जिसका काम आयुर्वेद की दवाइयां बनाना था। उसके बाद जब देखा कि दिव्य फार्मेसी छोटी हो गई तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के नाम से एक और संस्था बनाई गई, सामने आप चित्र देख रहे हैं। फिर पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाया गया, पतंजलि तेजपुर असम बनाया गया। और ये जो पतंजलि तेजपुर असम बनाया गया है, असम में एक जिला है तेजपुर, तेजपुर के पास एक शहर है सोनीतपुर। उस सोनीतपुर में ये अरुणाचल प्रदेश जैसे ही खत्म होता है तो असम का अंतिम जिला है तेजपुर। 1962 का जब युद्ध हुआ तो चाइना की सेना तेजपुर तक आ गई थी, बोमडिला क्रॉस करके आगे तेजपुर तक आने की उसकी योजना थी। तेजपुर में नेहरू जी ने सभा करके कह दिया कि हम आपको नहीं बचा सकते, अब जो होगा देखा जाएगा। तो तेजपुर में 1962 के युद्ध के बाद एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया, उसकी शक्ति को बढ़ाया गया। तो तेजपुर में पतंजलि के पास एयरफोर्स का स्टेशन है, वहां पर लड़ाकू विमान रहते हैं। तो पतंजलि ने जो अपनी फैक्ट्री बनाई है, उस फैक्ट्री में जो रोड बनाई है वो सिंपल रोड नहीं बनाई, 20 फीट की कंक्रीट डालकर उस रोड को एयर स्ट्रिप बनाया है कि चाइना की सेना यदि वहां के तेजपुर के हवाई अड्डे पर कोई आक्रमण करे तो जरूरत पड़े तो पतंजलि की फैक्ट्री के अंदर मिग और मिराज उतर सके, ऐसी व्यवस्था पतंजलि ने बनाई है। तो ये तेजपुर में बनाई गई है स्वदेशी का एक प्रकल्प जो वहां की जड़ी बूटियों को प्रोसेस कर सके। दूध और घी के लिए महाराष्ट्र में पतंजलि डेयरी के रूप में नवासा में एक यूनिट बनाई गई है। पतंजलि गाय का दूध बनाता है। पतंजलि परिधान के नाम से जो रेडीमेड वस्त्र है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि पहले तो पतंजलि ये कहती थी कि जींस नहीं पहननी और अब जींस बना रही है, तो हमने जींस उनके लिए नहीं बनाई जो भारतीयता से प्रेम करते हैं। ये तो उन युवाओं के लिए है जिनको विदेशी पहननी है, वो कम से कम विदेशी नहीं पहने। 500 रुपए की जींस बनाकर विदेशी कंपनियां उसको 5000 की बेचती हैं, 50% छूट का टैग लगाकर, 10,000 रुपए का रेट लिखकर, और बनाती हैं लुधियाना से, कहीं से सिलाई करवाकर। तो उनकी लूट से बचाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक विकल्प के रूप में पतंजलि परिधान, जिसमें आपको धोती कुर्ता मिलेगी, जिसमें आपको खड़ाऊ मिलेगी, जिसमें आपको लंगोट मिलेगा, जिसमें रुद्राक्ष की माला मिलेगी, जिसमें हवन के पूरे पात्र आपको मिलेंगे, जिसमें कई प्रकार के आपको जैकेट मिलेगी, कुर्ता पजामा मिलेगा, जितने भारतीय परिधान हैं वो भी मिलेंगे। और साथ साथ जिन लोगों को फिर भी कोई जींस की पैंट पहनना है तो वो भी उपलब्ध करवा दी है कि पहनना है तो कम से कम विदेशी मत पहनो, स्वदेशी पहनो। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा ना, अब वीडियो देखोगे तो आपके मन में दूसरी पिक्चर बनेगी कि पहले तो स्वामी जी मना करते थे, अब जींस की पैंट पर स्वामी जी क्यों लॉन्च करते हैं? तो इसलिए लॉन्च करें, स्वामी जी ने लॉन्च नहीं की। पूज्य स्वामी जी नहीं पहनते जींस, पूज्य स्वामी जी तो बिना सिली धोती पहनते हैं। हम जैसे लोगों ने कहा कि जींस के नाम से ये विदेशी कंपनियां इतना लूटती हैं, तो इस लूट से बचाने के लिए हम स्वदेशी विकल्प उपलब्ध करवाएं। अच्छे तो हमारी भारतीय धोती कुर्ता है, हमारा कुर्ता पैजामा है, हमारा जो भारतीय वेशभूषा है वो सबसे अच्छी है, उसी को पहनने के लिए हम कहते हैं कि किसी को फिर भी पहननी है तो कम से कम विदेशी नहीं पहने। पतंजलि सोलर एनर्जी, पतंजलि सोलर, भरवा सॉल्यूशन आईटी के क्षेत्र में, ये सारी सेवाएं पतंजलि की सेवा है। ये मैंने पतंजलि की थोड़ी सी आपको परिचय करवाया। 1 लाख से अधिक पूरे देश भर में पतंजलि की कक्षाएं चलती हैं। कहीं आपदा आती है, कहीं बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो पतंजलि वहां पर सबसे पहले पहुंचता है। पतंजलि से योग आयुर्वेद की योग संदेश पत्रिका निकाली जाती है। आप इसके मेंबर जरूर बने तो आप घर बैठे इस योग संदेश पत्रिका को पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय कोई आपदा आती है तो पतंजलि सबसे पहले सेवा देता है।
और ये लाखों लोगों के कार्यक्रम आप देख रहे हैं, 5-5 लाख लोगों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम पतंजलि करता है। 20 से अधिक बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड पतंजलि बना चुका है। गंगा की सफाई की बात हो, किसी भी प्रकार की सेवा की बात हो, पतंजलि सदैव आगे रहता है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको पतंजलि की एक झलक दिखलाई। 1-1.5 घंटे में इससे ज्यादा बताना संभव नहीं है। अभी पतंजलि को आप देखेंगे तो जब घूमने के लिए जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और दिखाई देगा, और उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि आप जिस संस्था से जुड़े हैं वो संस्था पूरे विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, और आप इससे जुड़े हैं तो यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और पूज्य स्वामी जी ने सुबह सुबह आपको बताया ना कि योग सेवा का महत्व क्या है, बताया कि नहीं बताया? इस योग सेवा के महत्व में बस एक बात जान लीजिए कि पतंजलि आज यदि इतना बड़ा बना है तो उसके मूल में पूज्य स्वामी जी महाराज की योग की सेवा है। जो करोड़ों लोग योग से ठीक हुए हैं, उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं, उनका पुण्य पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ है, और पूज्य स्वामी जी महाराज जो संकल्प लेते हैं वो पूरा हो जाता है। केवल पुरुषार्थ तो पूज्य स्वामी जी महाराज करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज के पास जन्म जन्मों का तप है, लेकिन उन सब में भी पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो करोड़ों लोगों को योग सिखाने के लिए ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया, उन करोड़ों लोगों का संकल्प मेरे सारे संकल्पों को पूरा करता है। तो आप भी यहां से जाएं तो कम से कम अपनी तहसील के, अपने जिले के आप पूज्य स्वामी जी महाराज के 2 हाथ आपको जरूर बनना है, उनकी छाया बनना है, उनका प्रतिरूप आपको बनना है। तो ये जो मुझे जैसा आदेश मिला था वो मैंने विषय रखा। तो कोई प्रश्न है तो 10 मिनट ले लीजिए, उसके बाद फिर हमारे ये मित्र हैं, हमारे साथ है, इनका प्रश्न है, बट ये थोड़े शर्मा रहे। कोई बात तो इनका स्वयं का अंधेरी ईस्ट में मरोल में मंदिर है, इनका मतलब कुल का है, तो बहुत अच्छा मंदिर है। तो वहां पे पूछ रहे हैं कि क्या गुरुकुल की जैसी कुछ व्यवस्था है इनके मंदिर में, या फिर ऐसे भारत में जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर है वहां पे कुछ जैसे पहले होता था मंदिरों के साथ गुरुकुल चलते थे, तो वैसे कुछ गुरुकुल की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? देखिए, आप वहां पर विद्यालय चलाइए, विद्यालय को आप एफिलिएट करवा सकते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ, लेकिन संचालन आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि पतंजलि सब जगह जाकर नहीं चला सकते। हमारे पास इतने व्यक्ति नहीं है गुरुकुल को चलाने के लिए, तो वहां के स्थानीय लोग चलाएं, पतंजलि उनको शिक्षण में, प्रशिक्षण में सहयोग करेगी। तो गुरुकुल और शिक्षा बोर्ड दोनों एक ही होंगे? भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत ही पतंजलि के गुरुकुल चल रहे हैं। गुरुकुल चल रहे हैं, हाँ। तो उसमें गुरुकुल जो चलाना चाहता है वो संस्कृत और जो हमारी प्राच्य विद्या है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकता है। इनका स्वयं का मंदिर है तो वही करना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओम ओम। सभी गुरुजनों को ओम। अभी जो अपना पतंजलि का 5 समिति था, तो अभी इससे आगे 7 समिति रहेगा अभी, ऐसा लगता है मेरे को। देखो, 5 तो प्रमुख संगठन हैं ही, इसके अलावा हमरो स्वाभिमान भी पिछले 10 सालों से सेवा कर रहा है। उसकी चर्चा कम होती है, तो आज हमने आपको परिचय करवा दिया, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में और उत्तराखंड में, दिल्ली में कुछ हिस्सों में ज्यादा सक्रिय है, कुछ में जहां संख्या कम है वहां पर कम सक्रिय है। और सोशल मीडिया, पहले से सोशल मीडिया प्रभारी सब जगह बने हुए हैं, तो सोशल मीडिया भी अपना एक अंग के रूप में सेवा का काम करता है। प्रमुख संगठन हमारे 5 हैं। जैसे अभी उसमें पतंजलि किसान सेवा समिति को अलग से कोई काम नहीं दिया हुआ, तो अभी पतंजलि से, और सबका मूल क्या है? सभी संगठनों का मूल योग है। कोई किसी भी संगठन से हो, उसके लिए योग की कक्षा लगाना अनिवार्य है। स्वामी जी ने योग आयुर्वेद के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है, और अभी शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अभी जो संगठन बने हैं, इस संगठन के माध्यम में लोगों की इतनी सेवा की है, तो अपने स्वामी जी को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके बारे में कुछ हलचल होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिनको भारत रत्न मिल गया है, क्या गारंटी है वो भारत के रत्न है? तो इसलिए हमारे पहले प्रधानमंत्री ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया था, खुद ही आदेश पारित करके कि मैं भारत रत्न हूं। तो देखो, पुरस्कार और सम्मान समाज देता है, और समाज के करोड़ों लोगों ने पूज्य स्वामी जी महाराज को भारत रत्न से भी बड़ा सम्मान दिया है। ओम प्रणाम।
मैं सोलापुर से नागेश्वर खन्ना सरवल बात कर रहा हूँ। सर, वेलनेस सेंटर जो आप यहाँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में शुरू किया है, जी तो हरिद्वार तो सभी गांव से या देश से आ नहीं सकते चिकित्सा के लिए, इसी कारण हर जिले में आप जी बिल्कुल, आप वेलनेस सेंटर मैं शुरू करनी है। उत्तर दे देता हूं। मैं समझ गया, मैं आपका प्रश्न, ऐसे आपका प्रश्न समझ गया। वेलनेस की के केंद्र हर जिले में खोले जाएंगे। अभी कल ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि वेलनेस असम का गुवाहाटी में शुभारंभ किया है। दिल्ली में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, कर्नाटक में भी एक खुला है। तो आगे आने वाले समय में जो लोग, देखिए वेलनेस का काम ना हॉस्पिटल की तरह कमाई का काम नहीं है, ये भलाई का काम है। तो वेलनेस में जो लोग जमीन पर बिल्डिंग बनाकर पतंजलि वेलनेस के रेट पर उनकी गुणवत्ता की सेवा करना चाहें तो वो पतंजलि वेलनेस से जुड़ सकते हैं और भविष्य में हर जिले में एक एक वेलनेस खुले, ऐसी पतंजलि की योजना है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सेवा का काम है। कोई 100 कमरे हो तो वो कहता जी मैं वेलनेस चलाऊंगा तो 6,500 रुपए में योगाचार्य, डॉक्टर, खाना पीना, रहना, योग, पंचकर्म, षटकर्म सब देना पड़ेगा। और वो कहते हैं मैं होटल चलाऊं तो भी 6,000 रुपए मुझे कमरे कमरे के मिल जाएंगे, तो मैं होटल क्यों ना चलाऊं। तो पतंजलि वेलनेस चलाना तलवार की धार पर चलना है। पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि में एक व्यक्ति के ऊपर जो 6,500 खर्चा आता है, इसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता इस गुणवत्ता की सेवाएं। पतंजलि में जैसे शिरोधारा करनी है तो शिरोधारा यदि आप तिल के तेल से करें तो 250 रुपए लीटर पड़ेगा, उसको मेडिकेटेड तेल से करें तो 2,000 रुपए लीटर उसका तेल आएगा। और उसी तिल शिरोधारा को आप छाछ के पानी से भी कर सकते हैं, किसी दूसरे हल्की क्वालिटी के मिलावटी तेल से भी कर सकते हैं। है तो शिरोधारा, और करवाने वाले को तुरंत पता भी नहीं लगेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट में कितना अंतर होगा, 100 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक। तो ये सेवा का काम है, इसको प्रॉफिट करने वाले व्यापारी व्यक्ति नहीं चला सकते, इसको केवल परोपकारी चला सकते हैं। तो धीरे धीरे अच्छे व्यक्ति मिलेंगे और पूरे देश में हम इसको खोलेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सबका।